नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बच्चा आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी कैसी है बच्चा? बढ़िया तैयारी चल रही होगी बच्चा। आज मैं आपके लिए बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत छोटी सी वीडियो लेके आया हूं बच्चा, जिसमें आप हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट फॉर्मूले ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको पता है बच्चा, हमारे जो न्यूमेरिकल्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, ठीक है ना। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। पर मैंने सोचा बच्चा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराने से पहले एक बार आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट फॉर्मूले बता दिए जाए कि हमें नेशनल इनकम में कौन कौन सी बातें, कौन कौन से फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से फॉर्मूले होने चाहिए, बैंकिंग वाले चैप्टर में छोटे से फॉर्मूले है बच्चों। तो एक कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले की एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं बच्चा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है बच्चा ये। इसको देखिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, अपने एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज कीजिए, ठीक है। मतलब इसको 5-6 बार 10 बार जितनी बार रिवाइज आप कर सकते हो इसको रिवाइज कीजिए एंड देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बच्चा। आपको जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स है उसके कंप्लीट फॉर्मूले इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इनकम की बच्चा। जैसे आपको पता है नेशनल इनकम डिनोटेड बाय एनएनपीएटएफसी। ये बात भी याद रखनी है कि नेशनल इनकम किस चीज से डिनोट होती है बच्चा। नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय एनएनपीएटएफसी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेशनल इनकम में सबसे बड़ा काम होता है बेटा जी कंपैरिजन करने का। यहां मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट में ग्रॉस और नेट नेशनल डोमेस्टिक मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। पर इसके लिए बच्चा मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है नेशनल इनकम की बच्चा। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा बच्चा, उस चीज को जो है एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं यहां पे आई बटन लगा दूंगा, वहां पे इसको जाके कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे पहला ग्रॉस और नेट। आपको पता है बच्चा ग्रॉस बड़ा होता है तो बड़े के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। नेट छोटा होता है, छोटे के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इफ वी नीड ग्रॉस देन वी हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन, इफ वी नीड नेट देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चा। तो अगर ग्रॉस चाहिए तो ग्रॉस के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, अगर नेट चाहिए तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चा। इसकी एक वीडियो बना रखी है, प्लीज, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ठीक है। उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा बच्चा, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है नेशनल और डोमेस्टिक का। नेशनल डोमेस्टिक, नेशनल बड़ा होता है, बड़े के वे नेशनल के वे प्लस, डोमेस्टिक छोटा होता है, छोटे के वे माइनस। और नेशनल और डोमेस्टिक में किसका सीन होता है, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और वो कैसे आता है बच्चा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है बच्चा। तो ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का सीन होता है, नेशनल डोमेस्टिक में एनएफआईए, एनएफआईए, ठीक है ना। ये वीडियो बना रखी है बच्चा, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे उस वीडियो को देख लेना, आप कंपैरिजन करना सीख जाओगे। नेशनल इनकम में कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रॉस और नेट, नेशनल डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट। बड़ा कौन होता है बच्चा, मार्केट प्राइस, बड़े के लिए प्लस। छोटा कौन होता है, फैक्टर कॉस्ट, छोटे के लिए माइनस। मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट में किसका सीन है बच्चों, एनआईटी का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और ये कैसे फाइंड आउट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आते बच्चा बात समझ में। तो 3 स्टेप है कंपैरिजन करने में बच्चा। नेशनल इनकम के हम जब कंपैरिजन करते हैं तो 3 स्टेप में कंपैरिजन होता है, ग्रॉस और नेट, नेशनल और डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस और नेट में सीन होता है डेप्रिसिएशन का, नेशनल डोमेस्टिक में एनएफआईए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी। अगर मुझे बड़ा चाहिए तो बड़े के लिए प्लस करते हैं, छोटे के लिए माइनस करते हैं। ग्रॉस और नेट में बड़ा कौन है बेटा जी, ग्रॉस। छोटा कौन है बेटा जी, नेट। तो ग्रॉस के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, नेट के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल के लिए प्लस एनएफआईए, डोमेस्टिक छोटा होता है तो माइनस एनएफआईए, मार्केट प्राइस बड़ा होता है तो प्लस एनआईटी, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है तो माइनस एनआईटी, ठीक है बच्चा। आइए अब हम बात करते हैं मेथड्स की।
प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए थ्रू द प्रोडक्ट मेथड वी गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस या जीवीए भी कहा जाता है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे फाइंड आउट होता है, जीडीपी एट एमपी कैसे फाइंड आउट होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट मेथड, कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट मेथड टू कैलकुलेट द जीडीपी एट एमपी वी हैव टू, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है बेटा जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और याद रखना ये कभी भी बेटा जी जीरो नहीं होता। हाँ, अगर क्वेश्चन कह रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज ये कभी जीरो नहीं होता। बिना रॉ मटेरियल खरीदे किसी भी चीज का प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो ढूंढो, कहीं ना कहीं होगा बच्चा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट मेथड अगर मुझे जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करना है या वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना है तो दो चीज चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब तो मैंने कह दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो गिवन होता है, नहीं गिवन है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। पर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, तो आप यहां पे ध्यान दीजिए बच्चा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इफ स्टॉक इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में मुझे सेल्स दे रखी है, क्वेश्चन में मुझे इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है, क्वेश्चन ने मुझे एक्साइज ड्यूटी दे रखी है, क्वेश्चन ने मुझे डेप्रिसिएशन दे रखा है, मतलब बहुत सारे आइटम दिए पर कहीं भी स्टॉक नहीं दिया। इफ स्टॉक इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में स्टॉक गिवन नहीं है तो इट मींस, इसका मतलब क्या होता है, इट मींस एंटायर आउटपुट इज सोल्ड आउट। अगर स्टॉक गिवन नहीं है तो मतलब सारा का सारा जो भी प्रोडक्शन हुआ था वो सोल्ड आउट हो गया, वो बिक गया। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल। आते बात समझ में। और इफ स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है, आपको ध्यान से देखना है, स्टॉक है स्टॉक है स्टॉक है, हाँ स्टॉक दिया है। इफ स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है तो इसका मतलब यह है कि एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड आउट, एंटायर आउटपुट बिका नहीं है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, इज इक्वल टू सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। और एक और बात यहां मैं आपको बताऊंगा बच्चा, अगर क्वेश्चन ने मुझे सेल्फ कंजप्शन भी दिया है तो वो भी चीज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ने मुझे सेल्फ कंजप्शन भी दिया है तो बेटा जी उस चीज को भी ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि बेटा मैं तो प्रोडक्ट मेथड देख रहा हूं ना कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, फिर चाहे वो प्रोडक्शन आपका बिक गया हो चाहे वो प्रोडक्शन आपका ना बिका हो। यहां पे चेंज इन स्टॉक का मतलब मेरे बच्चे क्या है, अनसोल्ड स्टॉक। सेल का मतलब जो स्टॉक बिक गया, अनसोल्ड स्टॉक जो नहीं बिका, और जो सेल्फ कंजप्शन हुआ है। मुझे तो प्रोडक्शन से मतलब है ना कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है, मुझे तो ये देखना है। अब वो चाहे प्रोडक्शन मार्केट में बिका हो चाहे वो प्रोडक्शन मार्केट में ना बिका हो या आप खुद खा गए हो, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन में सेल्फ कंजप्शन भी गिवन है तो वो भी चीज क्या हो जाएगी बच्चा, ऐड होगी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन तो वो भी हुआ है, जो तुमने मार्केट में बेचा वो भी ठीक है, जो नहीं बिका वो भी ठीक है, और जो आप खुद खा गए वो भी ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। और यहां पे चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, अनसोल्ड स्टॉक, मतलब वो स्टॉक जो बिका नहीं है, बिका नहीं है बट इट ऐड टू द प्रोडक्शन, इट ऐड टू द प्रोडक्शन, पर प्रोडक्शन तो हुआ है ना बच्चा। आ गया ना बात समझ में। तो अगर प्रोडक्ट मेथड से वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू एडेड निकालना है, जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करना है तो बच्चा दो चीज है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है दोस्त। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है, इफ स्टॉक इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में स्टॉक गिवन नहीं है तो इट मींस द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड आउट, सारा बिक गया। तो जो बिक गया वो और जो सेल्फ कंजप्शन है वो, उन दोनों को जोड़ के वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है। और अगर क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है कि स्टॉक है तो मतलब सारा आउटपुट बिका नहीं है, तो जो बिक गया वो सेल्स प्लस में जो नहीं बिका चेंज इन स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक।
ठीक है ना। यहाँ पे चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है बेटा जी, अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके फाइंड आउट होता है। और प्लस में सर्व कंजप्शन, ठीक है बच्चा, अगर सर्व कंजप्शन गिवन है तो, नहीं गिवन तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। ये होता है मेरा प्रोडक्ट मेथड। अब इसमें मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। इसमें ना जो प्रोडक्ट मेथड है इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे इसमें आपको ना क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसे दे देगा, यूनिट सोल्ड, कि कितनी यूनिट बिकी है। सपोज 100 यूनिट बिकी है और पर यूनिट का प्राइस है 10 रुपए, 100 यूनिट बिकी है, 10 रुपए का प्राइस है, तो आपका टोटल सेल ऐसे आएगी बच्चों, ये आएगी आपकी टोटल सेल। आती है बात समझ में बच्चा, ठीक है। तो ये आपकी टोटल सेल है बच्चों। तो यूनिट सोल्ड और प्राइस पर यूनिट आपको दिया है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वी गेट द टोटल सेल, ठीक है बच्चा। अब क्वेश्चन में कई बार ऐसा लिखा होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। अब सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड का मतलब क्या है, वो तो रॉ मटेरियल होते हैं जो वन टाइम यूज होते हैं। तो अगर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है तो मतलब वो इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात कर रहा है, ठीक है बच्चा। तीसरी बात ध्यान से देखिएगा, इन बातों को रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है ना बच्चा। ये नेक्स्ट वीडियो मेरी न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएगी, मैं कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस यहां पे करवाऊंगा, पर उससे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, उससे पहले आपको बातें पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। तीसरी बात, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड, या कई बार यहां पे ड्यूरेबल की जगह लिख देता है फिक्स्ड एसेट्स, कि जो फिक्स्ड एसेट है प्रोड्यूसर गुड मतलब मशीन है विद अ लाइफ ऑफ 10 ईयर, जिसकी लाइफ 10 साल की है, मतलब मशीन की वैल्यू 20 रुपए है, मशीन की वैल्यू 20 रुपए और 10 साल वो चलेगी। तो यहां से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट होता है बच्चा, कैसे 20 की वैल्यू 10 साल चलेगी, तो हर साल वो कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, 2, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है ऐसा, ठीक है बच्चा। और इफ स्क्रैप वैल्यू इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू भी गिवन हुआ तो डेप्रिसिएशन इस तरीके से फाइंड आउट होगा, इस तरीके से, ठीक है। जैसे 20 जो वैल्यू थी वो, और जो स्क्रैप वैल्यू की गिवन होगी वैल्यू, वो डिवाइड कर देगा नंबर ऑफ ईयर कि कितने साल उसकी लाइफ है, तो आपका यहां पे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल, बहुत प्यारे नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। एनआईटी कैसे होता है आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वेट हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, दीज आर द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बताइए बच्चा, ये इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप है, ठीक है बच्चा। और एक और बात मुझे याद आती है, मैं आपको एक और बात यहां पे बता देता हूं बच्चा। कई बार ना क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा होता है, ये डोमेस्टिक सेल है और एक्सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। अगर डोमेस्टिक सेल लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ऐड करके, हमें क्या मिलता है बच्चा, टोटल सेल, ठीक है ना। अगर डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट लिखा है तो दोनों को ऐड करके हमें मिलेगा टोटल सेल, ठीक है बच्चा। और अगर सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है, अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, तो समझ जाना ये टोटल सेल्स है बच्चा। ये क्या है, टोटल सेल्स है। इग्नोर करो एक्सपोर्ट को, इग्नोर एक्सपोर्ट। आ गया बात समझ में। अगर डोमेस्टिक लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक सेल है, कि डोमेस्टिक में इतना बेचा है और एक्सपोर्ट भी दिया है, तो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों को जोड़कर मुझे मिलेगा टोटल सेल, ठीक है बच्चा। और अगर सिर्फ सेल लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड होगा, हम अज्यूम करेंगे कि ये टोटल सेल है, तो इस केस में आप इग्नोर कीजिएगा एक्सपोर्ट को। अगर डोमेस्टिक लिखा है तो उसके साथ एक्सपोर्ट ऐड करेंगे तो हमें टोटल सेल मिल जाएगी, ठीक है बच्चा। तो ये मेरा प्रोडक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं इनकम मेथड, विच इज ऑल्सो नोन एज द डोमेस्टिक इनकम, डिनोटेड बाय द एनडीपीएटएफसी। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था, जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम डिनोटेड बाय द एनएनपीएटएफसी, नेशनल इनकम डिनोटेड बाय द एनएनपीएटएफसी, पर डोमेस्टिक इनकम डिनोटेड बाय द एनडीपीएटएफसी। बट डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड हमें मिलता है एनडीपीएटएफसी। और कैसे निकलेगा बच्चा, 3 चीजें यहां पे ऐड करनी होती है, क्या क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। अगर इन 3 चीज को ऐड कर दो तो हमें मिल जाता है एनडीपीएटएफसी। अब ये तीनों चीज मैंने नीचे समझा रखी है बच्चा, देखिए। अगर मैं बात करूं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है मींस अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को जो अमाउंट दिया गया किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। क्यों, फॉर रेंडरिंग द प्रोडक्टिव सर्विसेज। सीधी सी बात है भाई, एम्प्लॉय ने प्रोडक्टिव सर्विसेज
परफॉर्मेंस दी है, एम्प्लॉय ने काम किया है, तो एम्प्लॉयर का फर्ज बनता है कि कंपनसेट करेगा। अब वो कंपनसेशन किसी भी टर्म्स में हो सकता है, वो वेजेस हो सकती है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, बोनस हो सकता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इन काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, काइंड का मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी गई है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा, या मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी दी गई है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। या आरएफए, आरएफए मतलब होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री मतलब फ्री में घर दिया गया है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा। तो दीज आर द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय में क्या क्या बातें हैं, वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, याद रखना एम्प्लॉयर, यहां पे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कई बार हमें एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन दे देता है। तो एम्प्लॉय अगर होगा, अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो बेटा जी इग्नोर करो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इन काइंड। तो इन सब चीजों को जोड़कर, इनको जोड़कर हमें मिलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में वेजेस दिया होगा, सैलरी दिया होगा, कमीशन दिया होगा, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होगा एम्प्लॉयर का, ठीक है। और इन काइंड अगर कुछ दिया है जैसे मेडिकल फैसिलिटी टू एम्प्लॉय, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर, तो इन सबको जोड़ के हमें मिलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है बच्चा। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है सर, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है इनकम फ्रॉम, डेफिनेशन में देखो एमसीक्यू में क्या पता पूछ रहे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो पैसा आता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, रेंट आपको दिया होता है बच्चा, ठीक है ना, रेंट आपको यहां पे दे देगा, रेंट दिया होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रॉयल्टी आपको दी होती है साफ साफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट आपको दिया होगा, पर याद रखना इंटरेस्ट प्रोडक्शन पर्पस का होना चाहिए, प्रोडक्शन पर्पस का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर सेल्फ कंजप्शन का इंटरेस्ट है तो वो शामिल नहीं होगा। इंटरेस्ट सर पता कैसे चलेगा, देखो अगर कंजप्शन का होगा तो मेंशन होगा, अगर सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है तो वो प्रोडक्शन का है, ठीक है ना। रेंट की कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज बता दूं, कई बार ना आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे वो ऐसे इंटरेस्ट दे देगा, ऐसे लिखेगा नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, तो ये चीज ऐड नहीं होगी। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया लोन होता है फॉर द कंजप्शन पर्पस, ठीक है बच्चा। अगर ये लिखा हुआ है तो इग्नोर कीजिए, तो इंटरेस्ट दिया होगा वैसे, और प्रॉफिट, ठीक है ना बच्चा। इन चार चीज को जोड़कर, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन चार चीज को जोड़कर बच्चा हमें मिलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब यहां पे प्रॉफिट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, अगर प्रॉफिट मुझे साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है तो इग्नोर करो इन आइटम्स को, अदरवाइज इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के पार्ट है बच्चों। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट सेविंग हो गया, डिविडेंड हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, दीज आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इन सब चीजों को ऐड करके हमें मिलता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट साफ साफ गिवन है, फिर बोलता हूं बच्चों, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है कि ये प्रॉफिट है, तो इन आइटम्स को इग्नोर करो। बट अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो इन आइटम्स को ऐड करके वी गेट द प्रॉफिट, ठीक है बच्चा। तो इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वीडियो को देखो बच्चा, आराम से समझो इसको, ठीक है ना, एंड तक देखो, आपको फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है ये समझ में आ गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और एक और बात बता दूं बच्चा, देखो हमारे पेपर नजदीक है तो बस ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं, मैं चाहूं तो इस
एक इनकम मेथड के ऊपर 2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं, मैं 2 घंटा आपको इसको तरीके से समझा सकता हूं, पर हमारे पास थोड़ा टाइम अभी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको समझ के जाओ, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, बस प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथ जुड़े रहना। अभी न्यूमेरिकल कर, अभी मेरे साथ फॉर्मूले रिवाइज कर लो, नोट कर लो, लिख लो, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल्स की आएगी बच्चों, और फिर मेरे साथ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना, इनफ है बच्चों, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। अब आते हैं मिक्स इनकम। देखो बच्चा, मिक्स इनकम में कोई टेंशन नहीं है, साफ साफ दिया है, ठीक है, नहीं दिया जीरो। पर मिक्स इनकम की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लीजिए। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर रेफर्स टू द इनकम, देखो रेफर्स टू द इनकम अर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, की प्रोडक्शन प्रोसेस से आपने इनकम कमाई है बाय यूजिंग हिज ओन फैक्टर इनपुट्स, आपने अपने ही फैक्टर इनपुट्स का इस्तेमाल किया है। अब आपने अगर अपने फैक्टर इनपुट्स का इस्तेमाल किया तो आपने कोई वेजेस नहीं दी, आपने कोई सैलरी नहीं दी, आपने कोई रेंट नहीं दिया, समझ रहे हो, पर आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉन्ट्रीब्यूशन तो दिया है ना। तो इट इज द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की इनकम है बच्चों, ये इट इज द इनकम earned from the production process by using his own factor inputs and imputed value will be added। imputed value यहां पे ऐड होती है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल को लेकर इसमें कोई बसड़ नहीं है, दिया है ठीक है, नहीं दिया आप जीरो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड या ऑल्सो नोन एज आउटवे मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। याद रखना, वैल्यू एडेड मेथड से भी जीडीपी एट एमपी मिलता था, देखो प्रोडक्ट मेथड जीडीपी एट एमपी और एक्सपेंडिचर मेथड भी जीडीपी एट एमपी, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर मेथड में 4 बातें हैं बच्चों। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये या ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये चीज मुझे क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होती है। मैं अभी न्यूमेरिकल के पॉइंट से समझा रहा हूं, ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल के पॉइंट से, मैं अभी आपको थ्योरी के पॉइंट से नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, ये चीज मुझे साफ साफ क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में गिवन होती है, कोई भसड़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी चीज मुझे न्यूमेरिकल में साफ साफ गिवन होती है कि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट लोगों के द्वारा किया गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये तो हो गए कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है बच्चों इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट। देखो प्राइवेट का कंजप्शन अलग है, गवर्नमेंट का कंजप्शन अलग है, पर यहां पे इन्वेस्टमेंट दोनों की कंबाइन है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट, अभी मैं बताता हूं। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट, चौथा है नेट एक्सपोर्ट, ये ध्यान से समझ में ना, अगर नेट एक्सपोर्ट है तो वो चीज ऐड होएगी। इफ नेट इंपोर्ट इज गिवन, अगर नेट इंपोर्ट है तो माइनस होगा, समझ लो बच्चा। अगर नेट एक्सपोर्ट है तो यहां पे लिखना प्लस नेट एक्सपोर्ट, अगर नेट इंपोर्ट है तो लिखना माइनस नेट इंपोर्ट, ठीक है। और अगर नेट नहीं लिखा तो नेट नहीं लिखा तो क्या करोगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, प्लस का साइन डाल के एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है ना। तो देखो इधर मेरी बात समझना, आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, गिवन होगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन कोई दिक्कत नहीं होगी, गिवन होगा। नेट एक्सपोर्ट कोई दिक्कत नहीं होगी, गिवन होगा। नेट एक्सपोर्ट है तो प्लस करना, नेट इंपोर्ट है तो माइनस करना, और नेट नहीं है तो प्लस का साइन डाल के एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना, ठीक है। जो भसड़ है ये एक्सपेंडिचर मेथड जो आपको फंसाएगा वो आपको यहां फंसाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के द्वारा की जाने वाली इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा की जाने वाली इन्वेस्टमेंट। तो अगर ये चीज मुझे दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो देखो कैसे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे फाइंड होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। अब ये क्या मतलब है, मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या इन्वेस्टमेंट सिर्फ वही होती है बच्चा जो रेडी टू यूज है,
बताओ, क्या इन्वेस्टमेंट वही है जो रेडी टू यूज है? जो रेडी टू यूज नहीं है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या? सर क्यों नहीं है, वो भी इन्वेस्टमेंट है। जैसे मानो मेरा घर बन रहा है, अभी मेरा घर रेडी टू यूज नहीं है, घर बन रहा है, ठीक है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं है? सर वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो हम ऐड करते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये इट इज द इन्वेस्टमेंट विच आर रेडी टू यूज। ये वो इन्वेस्टमेंट है बच्चा जो रेडी टू यूज है। और ये जो हम चेंज इन स्टॉक यहां पे हम ऐड कर रहे हैं बच्चों, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो अभी रेडी टू यूज नहीं है। और यहां पे चेंज इन स्टॉक का मतलब अनसोल्ड स्टॉक नहीं है मेरे बच्चों। मतलब समझ लो, जब हमने ये पढ़ा था, जब हमने प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था, तो प्रोडक्ट मेथड मैंने कहा था यहां पे चेंज इन स्टॉक का मतलब है अनसोल्ड स्टॉक, वो स्टॉक जो बिका नहीं है। बिका नहीं है तो क्या हुआ? प्रोडक्शन तो हुआ है, यहां पे ये पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन यहां पे जो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है बच्चों, समझना, यहां पे जो चेंज इन स्टॉक है, इट इज द इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रेडी टू यूज, नोन एज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इसको इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। चेंज इन स्टॉक को यहां पे इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, यहां पे चेंज इन स्टॉक का मतलब मैं अनसोल्ड स्टॉक नहीं कहूंगा। हाँ देखो, न्यूमेरिकल करते समय ध्यान से सुनना मेरी बात को, न्यूमेरिकल करते समय आप चेंज इन स्टॉक कहो, आप अनसोल्ड स्टॉक कहो, आप इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब समझने की बात आती है, तो प्रोडक्ट मेथड में चेंज इन स्टॉक का मतलब अनसोल्ड स्टॉक है बेटा। और एक्सपेंडिचर मेथड में चेंज इन स्टॉक का मतलब इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है विच आर नॉट रेडी टू यूज, विच आर नॉट रेडी टू यूज। और ये क्या है? ये वो इन्वेस्टमेंट है बच्चों, ये वो इन्वेस्टमेंट है विच आर रेडी टू यूज। ठीक है, तो यहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट। आप अगर फंसोगे तो यही फंसोगे, बस ये सिंपल याद कर लो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर फाइंड आउट करना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस में चेंज इन स्टॉक। अब कोई पूछेगा इसका मतलब क्या? ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है विच आर रेडी टू यूज। और ये चेंज इन स्टॉक मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट है विच आर नॉट रेडी टू यूज। ठीक है ना। और एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अगर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये बात समझ में ना, अगर ये चीज मुझे साफ साफ नहीं है तो इसके भी पॉइंट्स होते हैं बच्चों, आपको दे देगा। मैंने कहा ना प्राइवेट गवर्नमेंट सबके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट, क्या देगा? ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ध्यान से देख लो बच्चा, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, या क्या देगा? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, या क्या देगा? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। इन तीनों को ऐड करके, 1 2 3, इन तीनों को ऐड करके वी गेट द ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। वैसे तो मुझे दिया होता है पर मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं आपको सारी बात बता रहा हूं बच्चों। ठीक है ना। इन तीनों चीज को ऐड करके ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन तीनों चीज को ऐड करके हमें मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और फिर इसके साथ आप ऐड कर दीजिएगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब इन्वेंटरी स्टॉक, तो हमें जाके मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चा, ये बात आपको समझ में आती है? ग्रॉस डोमेस्टिक, देखो ये है प्राइवेट के द्वारा किया गया कंजप्शन, ये है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कंजप्शन। अब इन्वेस्टमेंट भी तो एक्सपेंडिचर ही होता है, तो ये जो लिखा है ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज द इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, बाय गवर्नमेंट सेक्टर, बाय इंडिविजुअल, सबके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें दो चीज ऐड करनी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट विच आर रेडी टू यूज, और हम ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक, मतलब ये भी इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये वो इन्वेस्टमेंट है विच आर नॉट रेडी टू यूज। ये इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है इसको। ठीक है बच्चा। और अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट मुझे साफ साफ गिवन नहीं है तो इन आइटम्स को जोड़कर वी गेट द फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, देन उसमें आप ऐड कीजिए चेंज इन स्टॉक, देन वी गेट द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है बच्चा, आसान है बच्चों, टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आसान है। ये तो मैं समझा रहा हूं, थोड़ा हो सकता है
को लगा हो क्या ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत आराम से वीडियो को देखो, पॉज करो, 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा, बैक करो दोबारा देखो, बैक करो दोबारा देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है। देखो हमें चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें ये चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और क्वेश्चन ने मुझे दे क्या दिया, इफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन। अब आप देखो इसमें और इसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक में और नेट डोमेस्टिक में क्या अंतर है, सिर्फ ग्रॉस और नेट का ही तो अंतर है। तो ग्रॉस और नेट, हमें ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस से बड़ा, तो इसमें ऐड कर दो डेप्रिसिएशन, वी गेट। अगर मुझे सिर्फ इतना लिखा है, फिक्स है ही नहीं, ये लिखा हुआ है यार नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अंतर तो सिर्फ ग्रॉस और नेट का हुआ ना, अंतर तो सिर्फ ग्रॉस और नेट का हुआ, तो एड डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और अगर ऐसे लिखा हुआ है इफ नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अब देखो बच्चों इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो बच्चों, अब इधर नेट भी लिखा हुआ है और फिक्स भी लिखा हुआ है, तो जब भी फिक्स लिखा होगा तो फिक्स के साथ तो आप ऐड कर दो चेंज इन स्टॉक, ठीक है ना। और यहां पे नेट भी तो लिखा है बच्चों, और हमें तो ग्रॉस चाहिए होता है, तो ऐड कर दो डेप्रिसिएशन, तो दोनों चीज ऐड कर दो। मैंने फिक्स को देखा तो फिक्स देख के मैंने चेंज इन स्टॉक ऐड किया, मैंने नेट देखा तो नेट देख के मैंने डेप्रिसिएशन ऐड किया। समझ रहे हो बच्चा, अगर यहाँ पे ग्रॉस होता तो क्या मैं डेप्रिसिएशन ऐड करता, नहीं करता। अगर यहाँ पे फिक्स नहीं होता तो क्या मैं चेंज इन स्टॉक ऐड करता, नहीं करता। समझ रहे हो, मैंने फिक्स देखा, फिक्स को देखते ही मैंने चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया, और नेट भी था तो मैंने डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दिया। ठीक है बच्चा, अब यहां पे देखो, यहां पे कहीं फिक्स है क्या, यहां पे कहीं फिक्स नहीं है तो मैंने चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं किया, यहां पे सिर्फ नेट था तो मैंने डेप्रिसिएशन ऐड किया। समझ रहे हो, अगर फिक्स और नेट दोनों है तो दोनों ऐड कर दो, ठीक है। और अगर सिर्फ नेट है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, सिर्फ फिक्स है तो चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो। समझ रहे हो, फिक्स होगा चेंज इन स्टॉक ऐड करो, नेट होगा डेप्रिसिएशन ऐड करो, दोनों है दोनों ऐड करो। ठीक है बच्चा, अब इसमें हिडन डेप्रिसिएशन का भी केस आ जाता है बच्चों, हिडन डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखो हिडन डेप्रिसिएशन की पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि हिडन डेप्रिसिएशन है। देखो 3 आइटम है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। इफ दीज आइटम्स आर गिवन देन इट इज द केस ऑफ हिडन डेप्रिसिएशन। अगर ये आइटम्स गिवन है तो ये हिडन डेप्रिसिएशन का केस है। अब आप समझो हम कैसे कंपेयर करेंगे, या मुझे पता है अगर यहां पे ऐसे लिखा होता, देखो इधर अगर ऐसे होता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ऐसे होता नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप इसमें और इसमें अंतर बताओ मुझे किसका है, सर सिर्फ ग्रॉस और नेट का है तो इसका जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है। समझ रहे हो, अब अगर एक और चीज देखो, अगर ऐसे लिखा होता ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अब आप इसमें और इसमें अंतर बताओ, सब कुछ सेम है, यहां भी ग्रॉस और नेट है, तो अंतर किसका है, जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, वो डेप्रिसिएशन है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहूं। आप देखो यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सिर्फ ग्रॉस नेट का अंतर था तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। अब यहां पे देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहां भी ग्रॉस और नेट का अंतर था तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, मतलब डिफरेंस जो हुआ वो डेप्रिसिएशन हुआ। बात समझ रहे हो, लेकिन यहां देखना ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये है नेट डोमेस्टिक फिक्स। अब मैंने क्या बताया है, फिक्स को देखते ही चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो, तो आप क्या करो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से ग्रॉस में से नेट माइनस करेगी, याद रखना हमेशा ये बात, ग्रॉस में से नेट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से जो फिक्स है, फिक्स के साथ तो चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन होगा। आगे बात समझ में, यहां पे फिक्स लिखा हुआ था इसलिए मुझे चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ा, अगर यहां पे फिक्स नहीं होता तो मुझे चेंज इन स्टॉक की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे हो मेरी बात, जैसे यहां पे है, क्या यहां पे फिक्स है, नहीं है, तो चेंज स्टॉक की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। अब यहां दोनों में ही फिक्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक फिक्स है एक बिना फिक्स है,
एक फिक्स है और एक बिना फिक्स है, तो जिसके साथ फिक्स है उसके साथ चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो, बन जाएगा। आते बच्चा बात समझ में? और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। मैंने जो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन दिए ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये मैंने वहां भी करवाया है, ठीक है, जाके वहां देखो, रेफर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली वीडियो है बच्चा मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वहां पे आपको इसका एक क्वेश्चन मिल जाएगा, उस वहां पे आपको इसका एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जाके अभी देखो, वीडियो को रोको, वापसी जाओ उस वीडियो पे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली, और देखो एक बार देखो। अगर डाउट आता है नहीं हो रहा तो डेप्रिसिएशन कैसे होगा पता नहीं चल रहा, मुझे तुरंत मैसेज करो, कमेंट बॉक्स पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, या अगर आपका मेरा नंबर है तो नंबर पे मैसेज करो, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। तो ये होता है एक्सपेंडिचर मेथड। और एक ये छोटा सा जीडीपी डिफरेटर कैसे फाइंड आउट होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू में 100। देखो फॉर्मूला इसका बहुत छोटा सा है, पर मैं जानता हूं भाई इसके क्वेश्चन नहीं होते भाई। सर जी फॉर्मूला तो आपने बहुत छोटा सा बता दिया, पर इसके क्वेश्चन करवाओ, क्वेश्चन तो होते ही नहीं। इंतजार कीजिए बच्चा, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगी, मैं बता तो रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब आइए बैंकिंग की बात करते हैं। तो बैंकिंग में बच्चा सिंपल सा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है ना। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, न्यूमेरिकल बड़ा आसान आता है, 1 अपॉन एवआरआर, ठीक है ना। क्रेडिट क्रिएशन निकालना है तो कैश रिजर्व इनटू में 1 अपॉन एवआरआर, ठीक है, या सिंपल भाषा में इनिशियल डिपॉजिट इनटू में के। इसके बच्चों मैंने वीडियो बना रखी है, वहां से देख लीजिएगा न्यूमेरिकल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। एग्रीगेट डिमांड के देख लीजिए, एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर टू सेक्टर में बात होगी तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। टू सेक्टर में, हमारे सिलेबस में टू सेक्टर है तो सिर्फ टू सेक्टर देखो, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। अभी सी क्या है, आई क्या है, अभी सब देखिए। एएस होता है इनकम के बराबर, और इनकम आप जानते हो या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है, सी प्लस एस। एडी होता है सी प्लस आई, एएस होता है सी प्लस एस, ठीक है बच्चा। एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। मैंने इसकी पूरी वीडियो, पूरी यूनिट मैंने पढ़ा रखी है बच्चों, आप वीडियो को जाके देख लीजिए, ठीक है ना, बहुत समय है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, यहां पे देख लो, सी फंक्शन सी बार प्लस एमपीसी वाई। अब यही से बन जाता है एस। मानो सी फंक्शन ऐसे है 100 प्लस 0.2 वाई, तो ये 100 हो गया सी बार, 0.2 हो गया एमपीसी, ठीक है ना। अब सेविंग फंक्शन बन जाएगा, अगर ये 100 है तो बेटा जी ये -100 होगा। अब ये 0.2 है एमपीसी, तो ये 0.8 होगा एमपीएस। आगे बात समझ में? तो सी से एस बनाना या एस से सी बनाना आसान होता है, ठीक है बच्चा। इक्विलिब्रियम लेवल पे अगर बोलता है तो हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल पे एएस इज इक्वल टू एडी होता है या एस इज इक्वल टू आई होता है। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होगा, अगर बोल रहा है इक्विलिब्रियम लेवल है तो एएस इक्वल टू एडी, एएस की जगह लिखिए वाई, एडी की जगह सी प्लस आई। हमने पढ़ा ना ऊपर, एएस वाई होता है, ऊपर देखो, ये देखो एएस वाई होता है, एडी क्या होता है सी प्लस आई, है ना। तो अगर इक्विलिब्रियम पे बोलेगा तो एएस इक्वल टू एडी, एएस की जगह वाई लिखा, एडी की जगह सी प्लस आई लिखा, वाई को वाई रखा, सी की जगह सी का फंक्शन लिख दिया, सी बार प्लस एमपीसी वाई और आई, ठीक है। या एस इक्वल टू आई करोगे तो ऐसे करोगे, और इसके बाद आपके क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन होगी वो पुट कर देना, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, डेल्टा इन्वेस्टमेंट ने मल्टीपल किया था इनकम को, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, या 1 अपॉन एमपीएस, ठीक है बच्चा। इसके न्यूमेरिकल्स की वीडियो आने वाली है, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों ये। अब गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल बता देता हूं, इसके बहुत कम फॉर्मूले हैं, पर देख लो, क्या पता हमारी किस्मत में हो तो आ गया तो ठीक है, रिस्क नहीं लेना अपने को। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इसकी भी वीडियो मैंने प्रॉपर बना रखी है। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, पर याद रखना अदर देन बोरोइंग, टोटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग शामिल होनी नहीं चाहिए। अगर ये चीज आप साफ साफ यूज कर रहे हो ठीक है, नहीं तो
टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट्स कैसे आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस अंदर जाएगा, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस माइनस माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स को मैंने उठा के यहां रख दिया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, समझना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स को क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है। कभी कभी बच्चों क्या पता इसके ऊपर भी आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है ना, वैसे तो इसके क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, पर मेरा काम समझाने का है, कोई भी बात मैं अधूरी नहीं छोड़ूंगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो चाहे आप ये यूज करो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में गिवन क्या इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, बजटरी डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। यहां पे बोरोइंग का कोई सीन नहीं है। ठीक है बच्चों, बोरोइंग का कोई सीन नहीं है। फिस्कल डेफिसिट में अदर देन बोरोइंग, पर यहां पे डायरेक्ट। ठीक है बच्चा, अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है ना, सिर्फ गुड्स की बात करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT। इनविजिबल बैलेंस क्या होता है, पहले आप यहां पे देखो बच्चों। इनविजिबल में कई लोग सोचते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नहीं। इनविजिबल में 3 चीजें आती है, ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। इनविजिबल में 3 बातें आती है, एक है नॉन फैक्टर सर्विसेज, एक है इनकम मतलब फैक्टर सर्विसेज की इनकम, और एक है ट्रांसफर मतलब यूनिलेटरल। इन तीनों को ऐड करके नॉन फैक्टर सर्विसेज सच एज शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है। इनकम, फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में जो इनकम आती है, रेंट, वेजेस वगैरह, और यूनिलेटरल ट्रांसफर, दीज आर द इनविजिबल्स। इन तीनों को ऐड करके बेटा जी, इन तीनों को ऐड करके वी गेट द इनविजिबल्स। ठीक है ना, और अगर मुझसे बोलेगा करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल आते हैं, तो विजिबल का बैलेंस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, ठीक है, इनविजिबल का बैलेंस यहां से आ जाएगा, ठीक है, और यूनिलेटरल ट्रांसफर, इन तीनों को ऐड करके विजिबल का बैलेंस, इनविजिबल का बैलेंस और यूनिलेटरल का बैलेंस, इन तीनों को ऐड करके वी गेट द करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है बच्चा, तो ये इसके न्यूमेरिकल्स है। बाकी सारी वीडियोस में लेके आऊंगा, तब आपको ये न्यूमेरिकल्स के पार्ट में आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चा, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी बच्चा। मैं फिर कह रहा हूं, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, दिमाग में बैठा लेना, देन अगली वीडियो हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चा, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको मुझे सपोर्ट करना हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको बेनिफिट मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है बच्चा, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी न्यूमेरिकल की, तो वीडियो को बच्चा मैं यहीं पर एंड करता हूं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चा, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।